हाय फ्रेंड्स, मैं हूं यशोवर्धन। ये हाजिल आईएएस एकेडमी का प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, हाजिल आईएएस। और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं उस पर बात करने के पहले आप एक ये वीडियो देखिए जो कि मुझे भी कुछ फ्रेंड्स ने शेयर किया, तो मैंने इंस्टाग्राम से इसको लिया है। और ये देखिए, ये इराक का एक वीडियो है जहाँ पे दिख रहा है कि बहुत बड़ा एक कैंपस है जहाँ पे बहुत सारे जो कुत्ते हैं उनको बंद करके रखा गया एक बाड़ी में। और वर्तमान में जिस तरह की परिस्थितियां यहाँ पर भारत में चल रही हैं, स्ट्रे डॉग या हम सड़क पे जो आवारा कुत्ते होते हैं उनके लिए जो सुप्रीम कोर्ट में मुद्दा चल रहा है, तो राइट ये यहाँ पर प्रासंगिक हो जाता है। तो चलिए हम दूसरे जो मुद्दे हैं और मुख्य मुद्दे हैं उस पर बातचीत करते हैं यहाँ पर। सो आते हैं हम अपने मुख्य मुद्दे पर। बात अभी जो है, अगर हम यहाँ कहें कि इन दिनों कुछ चीज़ें बड़ी चर्चा में हैं। चर्चा में क्या है कि मुंबई में अगर कबूतर को दाना डाला तो आप देख सकते हैं लगभग 3 एफआईआर और 64 लोगों पर जुर्माना लगा दिया गया है। ऐसी खबरें भरी पड़ी हैं। और एक ये खबर है, ये देखिए, आवारा कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी और फैसला सुरक्षित रख लिया गया। और आज है गुरुवार का दिन और है 14 अगस्त। सो ये जस्ट अभी बस 2 घंटे पुरानी खबर है और मैं आ गया हूँ इसको लेकर के, पढ़ के समझ के आपको। मुद्दा क्या है, सुप्रीम कोर्ट आखिर स्ट्रे डॉग या आवारा कुत्तों पर अब क्या कह रहा है, इस बात पर हम बात करेंगे। और बात वहीं से मैं शुरू करना चाहूँगा। मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर एफआईआर और दिल्ली में आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सार्वजनिक विमर्श में हम देखते ध्रुवीकरण हो गया है। कुछ लोग फैसले के पक्ष में हैं तो कुछ लोग फैसले के विरोध में हैं। अब ये क्या है, इस बात को समझेंगे। तो अभी अगर हम देखें तो 2 जजेस की बेंच ने जो डिसीजन दिया था, फिर बाद में उस पर 3 जजेस की बेंच बनाई गई है, जिसमें जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एवी अर्जरिया जो हैं, इनकी बेंच अब सुनवाई कर रही है। कपिल सिब्बल हैं लोगों की तरफ से और सरकार की तरफ से तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं। अब ये मुद्दे जब कुत्तों से संबंधित मामला जब वहाँ गया है, जब हम इस पर बातचीत करेंगे तो जो चीज़ें मैंने समझी हम उस पर बातचीत करेंगे। तो आखिर हम इस पर जाएंगे तो मैंने 6 ऐसे मुख्य बिंदु निकल के आते जिन पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी इस विषय को समझने के लिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपके समक्ष हमारा जो इंस्टीट्यूट यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको जो ऑफ़र कर रहा है, तो जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर उनके लिए काफ़ी कुछ है। अगर वे हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो राइट मैं यहाँ पे कहूँगा कि उनके लिए काफ़ी कुछ है। एक बार वो उसे समझ लें कि क्या है और देन उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, ये भी इंडिपेंडेंस डे के लिए कि अगर हम देखें आज 14 अगस्त है, कल इंडिपेंडेंस डे है, तो सीधा सीधा हम देखें 50% तक का ऑफर चल रहा है। आपको डिस्काउंट मिलेगा आपकी जो भी फीस है उसमें। दैन इसके अलावा अगर हम और बात करें तो एमपीपीएससी के लिए अलग से मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है हमारा, उस पर भी 50% का डिस्काउंट है। तो जितने भी बच्चे होंगे, जितने स्टूडेंट्स होंगे, सभी के लिए सेपरेट अलग अलग मेंटर अपॉइंट किया जाएगा। और वो सब कुछ निगरानी में किसका होगा, हमारे डायरेक्टर सर हैं प्रतीक हजेला जी, जो कि खुद भी टॉपर रहे, ना केवल आईआईटी में टॉप किया बल्कि उसके बाद जो 95 बैच के ये टॉपर आईएएस रहे। तो इन्हें काफ़ी एक लंबा अनुभव है, 28 ईयर्स का एक्सपीरियंस, तो वो यहाँ पे काफ़ी मायने रखता है। और एक यूपीएससी के लिए जो मेंटरशिप प्रोग्राम है वो भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। और इसमें भी सीधा सीधा अगर हम देखें तो काफ़ी बड़ा डिस्काउंट मिल रहा है। जो हमारी एक नॉर्मल जो फीस है 15,000, जिसे घटा कर हमने 4,999 रुपीज़ कर दिए। आप इन प्रोग्राम्स को ज्वाइन करें और यहाँ से आपकी तैयारी में वो एक फ़र्क आप महसूस करेंगे जो कि होना चाहिए वो। और बड़ा सवाल यह आता है कि क्या ये सिर्फ कहने की बातें हैं, वास्तव में वो फ़र्क आपको लगेगा। तो जब आप यहाँ ज्वाइन करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बड़ा फ़र्क क्या है। क्योंकि देखिए, यहाँ पर इस बात का बहुत ध्यान रखा जाता है कि क्वालिटी के साथ किसी भी तरह का समझौता ना किया जाए। क्योंकि अगर आप यहाँ आते हैं या आप हमारे किसी भी प्रोग्राम को ऑनलाइन या ऑफलाइन में ज्वाइन करते हैं, वो जुड़ जाता है हमारे इस इंस्टीट्यूट की इमेज के साथ। और इमेज के साथ खिलवाड़ करना हम कोई भी नहीं चाहते हैं। क्योंकि मैं पिछले 20 ईयर्स से लगातार इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ और हमारे सर डायरेक्टर सर 28 ईयर्स से लगातार
एज ए आईएएस सरकार को सर्व कर रहे हैं, दुनिया भर की सरकार के नज़दीक रहे हैं, उन सारी नीतियों पे काम किया, तो अपनी इमेज का बहुत ध्यान रखना होता है। और पूरी की पूरी जो हमारी टीम है, जितने फैकल्टीज़ हैं, काफ़ी अनुभवी लोगों को यहाँ पे रखा गया है, सब सोच समझ करके कि किस तरह से बच्चों को आगे गाइड करना, स्टूडेंट्स को किस तरह से गाइड करना। तो चलिए हम इस मुद्दे पर बातचीत करते हैं कि आखिर स्ट्रे डॉग पर क्या मुद्दा चल रहा है। तो यहाँ पर कुछ मुद्दे निकल के आते हैं, तो जो है वास्तविक जो मुद्दे हैं बहस के, उन पर हम बात करेंगे। तो नंबर 1 है, हम कानून की बात करते हैं। तो जैसे कि नसबंदी या रैबिज इंजेक्शन की बात की जाती कि क्यों ना जो आवारा कुत्ते हैं इनकी नसबंदी करा दी जाए और इनको रैबिज का इंजेक्शन दे दिया जाए, उसके बाद इन कुत्तों को यहीं पर छोड़ दिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जज ने इस बात को कहा कि ये बड़ा इलॉजिकल है, बड़ी बेतुकी बात है। इस बात को समझने की भी जरूरत है कि क्योंकि कई लोग क्या कहते हैं, कई लोग कहते हैं कि देखिए मनुष्यों की तरह कुत्तों को भी जीवन का अधिकार है, अर्थात आर्टिकल 21 की बात करते हैं, उन्हें घूमने फिरने का संवैधानिक अधिकार है। अगर इस बात को मान लिया जाए तो फिर तो सारे गाय भैंस बैल मुर्गा मुर्गी सभी को अधिकार होने, सिर्फ कुत्तों को क्यों भाई? सोचने वाली बात है ना। एक तो ये बात है। फिर क्या होगा कि जितने भी देश में तमाम प्रकार के पशुओं पर क्रूरता की जाती है उस पर प्रतिबंध लगा दिया जाना चाहिए, पशुओं पर क्रूरता ना की जाए। और देखिए इसके अलावा अगर विशेष दर्जा दिया जाता है किसी तरह का कानून के अनुसार, तो फिर जवाबदेही भी तो सुनिश्चित करनी होगी कि कौन इन सारे जानवरों के फिर अधिकारों का संरक्षण करेगा। मुद्दा यहां पर यह आ जाता है। देखिए अब आप जरा सोच के देखिए, अगर कोई इंसान समाज में रहते हुए किसी के साथ दुर्व्यवहार करता है, किसी को कुछ नुकसान पहुंचाता है, किसी की संपत्ति को या व्यक्ति को, तो हम क्या करते हैं? पुलिस आती है, डिटेन करती है, केस चलता है, न्यायालय में जाता है, उसको सजा सुना दी जाती है और उस व्यक्ति को जेल में निरुद्ध कर दिया जाता है। तो यहाँ भी तो इसी तरह की बात की जा रही कि जो आवारा कुत्ते हैं जिनके कारण लगातार बच्चों और बुजुर्गों पर आक्रमण कर रहे हैं, वे हिंसक हो चुके हैं, उन कुत्तों को सोसाइटी से, आबादी से दूर करने की बात की गई है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो सोसाइटी से दूर करना, अगर अलग से उनको एक बाड़ा बना करके शेल्टर होम में रखा जाए तो वो न्याय संगत प्रतीत होता है। ये एक मुद्दा हुआ। अब अगर हम दूसरी बात करें, स्वच्छता के मुद्दे पर अगर हम बातचीत करें, तो देखिए राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ लगभग 5767 कुत्तों का एमसीडी जो है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है दिल्ली का, वहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। सो भाई इसके बाद वाले कुत्ते कहाँ गए? सोचने वाली बात है। और देखिए डेंगू हो या मलेरिया, इनको रोकने के लिए लगातार कूलरों के पानी की जांच की जाती है, कहीं लार्वा तो नहीं पनप रहा है। अगर किसी के घर पे पाया जाता है तो उसके ऊपर जुर्माना लगा दिया जाता है। और देखते हैं तो अगर हम ये देखें इसी तरीके से, ये जो कुत्ते सड़क पार्क कॉलोनियों में करोड़ों कुत्ते जो घूम रहे हैं, जगह जगह वो पॉटी करते हैं, कभी पेशाब करते हैं और जूठन वगैरह खाते हैं, कभी कूड़े को इधर उधर फैला देते हैं, उसके कारण भी हम देखते हैं कि गंदगी फैलती है और उस गंदगी से बीमारियों को भी रोकने में समस्या होती है। तो यहाँ पर तो इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए नियम बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। और देखते हैं क्या हम ऐसा नहीं कर सकते, जैसे कोरोना टाइम में बीमारी फैल रही थी तो क्या किया, लॉकडाउन लगा दिया, लोगों को ही, इंसानों को भी घर से बाहर निकलने पर रोक लगाया है। तो कुत्तों के कारण अगर हम देखते हैं कि रैबिज जैसी महामारी फैल रही है, लगातार इतने लोग मारे जा रहे हैं, उससे पर डे के हिसाब से अगर देखा, एक नया डेटा के हिसाब से 300 लोगों के लगभग रोज शिकार होते हैं कुत्तों का। सो ऐसे में जब जनता को क्वारंटाइन किया जा सकता है, उनको अलग थलग किया जा सकता है, तो क्या हिंसक या खतरनाक कुत्तों को आबादी से दूर नहीं किया जा सकता? इस लॉजिक को समझने की जरूरत है। और देखते हैं अब यहाँ पर न्यायपालिका के लिए है आवश्यकता कि जो जजेस हैं, अब मान लीजिए कि अगर हम यहाँ बात करें, एक मुद्दा उठाते हैं कि 4 साल पहले केरल हाई कोर्ट में एक ब्रूनो कुत्ते की हत्या के मामले में स्वतः संज्ञान लिया, स्व मोटो से। और वहां पर हम देखते तो इस तरह से अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट, करोड़ों लोग जब प्रभावित हो रहे हैं, तो क्या आवारा कुत्तों के मामले पर अगर वो स्वतः संज्ञान ले लेता है तो इसमें क्या बुरा है? इस बात को समझने वाली, क्योंकि मैंने कहा ना, 2 धड़े बन चुके हैं, एक फेवर में है, दूसरा अगेंस्ट है, तो हमें वहां उस तरह से बात करनी होगी समझने वाली। अब यहाँ अगर देखा जाए तो जब यहाँ पर स्वतः संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट में ने, फिर पहले 2 जजेस, फिर अब 3 जजेस की बेंच बना दी, जिस पर आज गुरुवार 14 अगस्त के दिन डिसीजन ले लिया गया, लेकिन उसको रिजर्व कर दिया गया है, तो अभी आज निर्णय नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा सवाल आता है कि अगर जजेस की व्यक्तिगत रुचि क्या है, किस तरह से वो इस मामले पर सोचते हैं, ये भी निर्णय को प्रभावित कर सकने वाले तत्व हैं।
इन पर भी हमें सोचना होगा। लेकिन ज़्यादातर मामलों में अगर हम देखें तो जैसे पटाखे जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया, या वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया, या यूरो मानक या भारत स्टैंडर्ड को मानने के लिए बाध्य किया गया, या दिल्ली में 10 साल और 15 साल पुराने वाहनों के लिए जो नियम लागू किए गए, इनको भी तो सख्ती से लागू करवाया जा रहा है। तो अगर सोसाइटी को उस चीज़ से नुकसान है तो यहाँ पर लागू करवाया जा सकता है नियम को कोर्ट के द्वारा भी। और बड़ी बात, अगर मान लीजिए इस तरह से कर सकते हैं तो जनहित का मुद्दा तो सिर्फ दिल्ली एनसीआर के लिए नहीं होना चाहिए, पूरे भारत पर लागू किया जाना चाहिए। तो इस बात को समझना होगा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं केवल दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि पूरे भारत पर लागू होने चाहिए, चाहे वो पटाखों का मामला हो, चाहे वाहनों का मामला हो, या फिर अब वर्तमान में जो कुत्तों से संबंधित मामला हो, यहाँ पर भी। अब यहाँ पर कुछ जानने वाले हैं कि कुछ आंकड़ों को समझे कि रैबिज किस तरह से एक महामारी के तौर पे फैल रही है। ये देखें तो पिछले साल भारत में लगभग 6 करोड़ आवारा कुत्तों के काटने से अगर देखें तो 37 लाख से ज़्यादा मामले सामने आए। ये आंकड़ा है और बिल्कुल सही है। और देखते हैं अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो 11 लाख आवारा कुत्तों ने इस साल अभी तक लगभग 6.62 लाख लोगों को काट लिया है। आप ध्यान दीजिएगा, WHO के अगर आंकड़ों के अनुसार देखें तो रैबीज की वजह से ईयर 2004 से लेकर के अगर हम देखें भारत में लगभग कितनी मौतें हो रही हैं तो सालाना तौर पे 20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो रही है। और पूरी दुनिया में अगर देखें तो रैबीज से होने वाली मौतों का 35% से भारत है। अंदाज़ा लगाइए पूरी दुनिया में रैबिज से मरने वालों में 35% लोग भारत में मर रहे हैं। और रीज़न क्या है? आवारा कुत्ते जिनका वैक्सीनेशन नहीं होता उनके अंदर रैबिज पनपता रहता है और फिर जब वो किसी को काटते हैं तो वहाँ से रैबिज फैलता है। और ऐसा नहीं है कि रैबिज सिर्फ कुत्तों से फैलता है, गिलहरियों से, बंदरों से, बिल्ली से और भी अन्य जानवरों से भी रैबिज फैलता है। लेकिन 96% रैबिज के जो मामले हैं वो आते कुत्तों के काटने से, राइट। अब यहाँ पर बात की जाती है कि जो एंटी रैबिज वैक्सीन देने की बात की जाती है तो पूरे अगर हम भारत में देखें तो हर जगह उपलब्ध नहीं है। और एक और चीज़, जो वैक्सीन जब दिया जाता है रैबिज का, एंटी रैबिज, तो इसके साथ इम्यूनोग्लोबिन भी दिया जाता है जो कि पूरे देश के ज़्यादातर अस्पतालों में उपलब्ध ही नहीं है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ पर किस तरह की स्थितियाँ पैदा हो गई हैं। सो एक बात और कि जैसे कि हम मुआवजे की यहाँ पे बात करें तो आजकल जैसे कि सांप के काटने को भी एक बीमारी या फिर मुआवजा दिया जाता है अगर उससे किसी की मौत हो जाती है, तो यहाँ पर भी आवश्यकता है कि उसी तरह का दर्जा यहाँ पे कुत्ते के काटने से रैबिज से मरने वाले लोगों को भी दिया जाना चाहिए। तो बात आती है कि कुत्तों के काटने के हर मामले की रिपोर्टिंग होनी चाहिए। जैसे सर्पदंश की होती है तो रिपोर्टिंग होगी, तभी क्या होगा कि जो भी पीड़ित व्यक्ति उसका फ्री में इलाज होना चाहिए, फ्री में वैक्सीनेशन होना चाहिए और साथ ही साथ पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा भी मिलना चाहिए सरकार की तरफ से। मे भी शायद तब सरकार बेहतर तरीके से काम करे। अब एक समझना होगा कि किस तरह से चीज़ें चलती हैं। एक बार की बात, एक स्ट्रीट डॉग को लाठी से पीटा था दिल्ली पुलिस के एक ASI ने, और उनका मामला कब तक चला? 3.5 साल बाद उनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज हुआ। और अब अगर देखा जाए तो जब मुकदमा दर्ज इस तरह से हो सकता तो क्यों ना कुत्तों के मालिकों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज हो, या आवारा कुत्तों को जो भोजन इत्यादि देते हैं उनके विरुद्ध मामला दर्ज होना चाहिए कि भाई वो तो उस वक्त खाना खिला के चले जाते हैं लेकिन बाद में वो कुत्ते हिंसक होकर के किसी बच्चे के पीछे दौड़ के उसको काटते हैं, या किसी कमजोर किसी बुजुर्ग के पीछे अगर दौड़ करके जाते उसको काटते हैं। वहां पर अगर नुकसान हो तो अगर उन्हें खाना वहां ना दिया जाए तो मे भी शायद वो वहां इकट्ठे ही ना हो। इस बात को समझने वाली बात है। तो ऐसे में इस तरह के लोगों के विरुद्ध भी मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। और क्या होगा, एक और बात कि जो भी खतरनाक आक्रामक कुत्ते हैं इस तरह की ब्रीड के पालने पर प्रतिबंध होना चाहिए। अगर पाए जाते तो सख्त तौर पर जुर्माना लगाया जाना चाहिए। एक बड़ा सवाल बजट का आ जाता है कि अगर आवारा कुत्तों के बढ़ते संकट में नसबंदी भी कराई जानी है, रैबिज के इंजेक्शन भी लगाए हैं और शेल्टर होम भी बनाने हैं जिसके लिए हजारों करोड़ का फंड चाहिए। ऐसे में देखिए NGO और जो भ्रष्टाचार करने वाले अधिकारी हैं ये लगातार हम देखते हैं कि क्यों नहीं देश में हर जगह पे एंटी रैबिज इंजेक्शन है, शेल्टर्स कागजों में, लेकिन हर जगह उतने बड़े शेल्टर्स नहीं है। वाई सोचिए, तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार लगातार बना हुआ है। और देखते हैं यहाँ पर अब अगर देखा जाए कि देश में लगभग 40% की आबादी पोषक भोजन से वंचित है, तो दिल्ली के कुत्तों के विस्थापन के लिए 15,000 करोड़ रुपए खर्च करने का जुगाड़ कैसे होगा?
समझने वाली बात है कि जब हम देखते हैं कि कई बार हम बोलते हैं 80 करोड़ लोगों को सरकारी राशन मिलता है या पोषक आहार से दूर है देश की 40% आबादी, हम उनके लिए पोषक भोजन तो उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं 15,000 करोड़ हमें शेल्टर्स, आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर्स बनाने पे खर्च करना है। तो बड़ी बात आती है कि भाई कैसे होगा, लेकिन एक समझने वाली बात है कि ये सब चीज़ों के लिए जब हम इतना सोचते हैं, लेकिन अगर भारत में पैट कारोबार देखा जाए, जो कि पैट केयर बाजार, ये 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो चुका है। तो ऐसा नहीं है कि जो समृद्ध व्यक्ति हैं वे इन पर खर्च ना करते हो, या जो सामान्य अगर देखें मिडिल क्लास लोग हैं वे खर्च नहीं करते। लेकिन क्यों ना ऐसा किया जाए कि जो लोग कुत्ते पालने के शौकीन हैं, जिन्हें अच्छा लगता है, उसे परिवार के एक बच्चे सदस्य की तरह रखते हैं, वे जो विदेशी ब्रीड्स हैं उनकी जगह क्यों ना आवारा कुत्तों को गोद लेने लगे। भाई आपको कुत्ते से प्यार है कि उसकी ब्रीड से प्यार है? कुत्ते से प्यार है ना, ब्रीड से तो नहीं है ना। मतलब आप तो यहाँ पर नस्लवादी बन रहे हैं ना कि नहीं मुझे इसी किस्म का, इसी ब्रीड का कुत्ता चाहिए। तो बेहतर है क्यों ना आप आवारा कुत्तों को गोद ले लीजिए, उनके लिए शेल्टर होम्स बनवाइए और वहाँ पे उनके खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जिसे सड़कों पे खाना खिलाने का शौक है, बैटर शेल्टर्स में जाकर के खाना खिलाएं। ये जो मुद्दे हैं, बड़े सोचने वाली बात है कि अगर हमने इन मुद्दों पर हमने चर्चा करनी शुरू की, हर गली मोहल्ले पर चर्चा कीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं 2 धड़ों में बढ़ चुका हमारा देश इस वक्त। एक हो गए पशु प्रेमी हो गए और दूसरा हो गए पशुओं से नफरत करने वाले तो नहीं, लेकिन वो चाहते कि इन सारी चीज़ों पर कानून बनाए जाएं, सख्त कानून, जिससे कि जो मृत्यु हो रही है या इस तरह के अटैक हो रहे हैं, और वो जो एक वेदना, एक जो तनाव, एक जो सदमा लगता है जब वो कुत्ते झपटते हैं किसी बच्चे के ऊपर, बुजुर्ग के ऊपर, कई लोगों की पूरी जिंदगी भर उससे उबर नहीं पाते हैं। तो यहाँ मुद्दा सिर्फ कुत्तों का संरक्षण करना या उन्हें छोड़ देना या उनके विपरीत निर्णय की बात नहीं, बल्कि यह कि जितने मुद्दों पे हमने बात की कि बजट का इंतजाम कैसे होगा, जजेस की व्यक्तिगत रुचि क्या है, देन इसके अलावा मुआवजे की क्या व्यवस्था होगी, इसके अलावा रैबीज के लिए व्यवस्था किस तरह की, किस तरह शेल्टर कैसे बनाए जाएंगे, देन फिर आता है एक बड़ा मुद्दा कि स्वच्छता भी क्या कोई मुद्दा है कि नहीं है, फिर एक और आता है कि क्या इसके लिए किसी तरह के कानूनी प्रावधान अभी तक जो है किस तरह के वो अपर्याप्त हैं, तो कानून किस तरह के बनाए जाएं। इन सारे मुद्दों पर जब चर्चा की जाए विस्तार से, तब ही हमें लगता है कि सुप्रीम कोर्ट भले कोई भी डिसीजन दे, लेकिन उसका तब तक हमें वो फ्रूटफुल नहीं लगेंगे, उतने सार्थक नहीं लगेंगे, जब तक इन सारे मुद्दों पर हम कोई इलाज ना ढूंढ लें। तो ध्यान रखिएगा, इस तरह की खबरें तो बहुत आसानी से बन जाती हैं और ये खबरों को देख करके हम सोचने लग जाते हैं। और कमाल की बात देखिए, तुषार मेहता कहते हैं कि चिकन मटन खाने वाले लोग अब कुत्तों के अधिकारों की बात करते हैं, पशु प्रेम की बात करते हैं। ये एक अलग मुद्दा है, ये एक व्यंग्य, एक कटाक्ष है। चिकन मटन कोई भी खा सकता है, ये एक अलग मुद्दा है, क्योंकि तो सरकार का पक्ष रख रहे हैं और कपिल सिब्बल यहाँ पर लोगों का पक्ष रख रहे हैं, कुत्ता को प्रेम करने वालों का पक्ष रख रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखें। और अगर इसी तरह की बात हम देखें तो जब मुंबई में कबूतरों को दाना डालने पर FIR हो रही है, तो मामला वहाँ पर आता है कि जब हम बात करते हैं मनुष्यों के अधिकार की, तो पशुओं के भी अधिकार होते हैं। और इस पर कई बार सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स ने कई बार स्वतः संज्ञान लिया है। तो इस बार भी कुछ ऐसा ही, तो उसको हाय तौबा नहीं मचानी चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए कि शायद एक समस्या का समाधान निकलने के रास्ते में अब हम आगे बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो काफ़ी आपको दिलचस्प लगा होगा। जो लगातार चर्चा में बना हुआ मुद्दा, हमने आज उस पर चर्चा की है और आप अब तक लगातार हमारे साथ बने हुए। आपने हमारे इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे इस चैनल को कर लीजिए आप सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसको कर लीजिए लाइक, और अपने दोस्तों के साथ इसको कीजिए शेयर। बेल बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे जो नए वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, मैं हूं यशोवर्धन और ये हजेला अकेडमी का यूट्यूब का प्लेटफॉर्म हजेलास IAS, और हम फिर मिलते हैं अगले दिन नए मुद्दों के साथ एक नए वीडियो में। तब तक आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों।